इनके इकट्ठे होने से तो इनको नुकसान हो जाएगा, दे विल डेफिनेटली लूज समथिंग, वरना सारा इन्हीं का था। अलहदादी भी लड़ते तो यही जीत जाते, क्योंकि यही पार्टियां थी इनका। हम तो नए आए हैं, वी आर न्यू। अब जिसकी वजह से नौजवान या तो जेलों की जीनत बनते हैं, या गोलियां खाते हैं, या कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। अलायंस के बगैर भी ये 140 सीटें उन्हीं की थी। अब अगर हम कुछ ले जाते हैं, दे आर द लूजर्स, वी आर नॉट द लूजर। ये हमेशा जंग की आदत क्यों आप मीडिया को हो गई है? जंग क्यों लड़नी है? बात करनी होती है, रिकन्सिलेशन की बात होती है, समझाने की बात है। या आप नौजवानों को ये जंग क्यों जहनों पे चढ़ा हुआ है? सिक्योरिटी कंसर्न्स को एज नेशनलिस्ट आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स का भी ख्याल रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, हमारा मुतालबा है कि 4G एज सुन एज ये रिलीज़ हो, अच्छी बात है। जम्मू डीडीसी इलेक्शन के लिए कल जम्मू कश्मीर में अंतिम चरणों के लिए मतदान किया गया, और डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो काफ़ी हंगामेदार ये इलेक्शंस रही हैं। कल भी एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला, और इस डीडीसी इलेक्शन में पहली बार अपनी पार्टी भी जो है हिस्सा ले रही है। तो क्या अपनी पार्टी विश्वास जीत पाएगी जम्मू कश्मीर की जनता का? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुलाम हसन मीर साहब मौजूद हैं, जो कि अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, और अपनी पार्टी भी इसमें जो है वो चुनाव लड़ रही है। तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बन पाएगी अपनी पार्टी? तो इलेक्शन हो गए, ये उस समय हो गए जब भी अपनी पार्टी अभी बाहर निकली हुई नहीं थी, सिर्फ आफसों तक ही महदूद थी। स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था, कोई पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था। तो इस हालत में इलेक्शन के लिए निकलना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जिस तरीके से अपनी पार्टी ने इलेक्शन में कूदा, वो बज़ात खुद एक बड़ा सराहनीय कदम है। मसलन मैं आपको बताऊं, श्रीनगर में हमने 109 जगहों पे अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए, और 39 जगहों पे हमने इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया। पूरे 140 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हमने मुकाबला किया। इसी तरह पहली बार आप देखेंगे लोकल पार्टी कोई भी जिसने जम्मू के अंदर डायरेक्टली 92 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे कंटेस्ट किया, और 17 लोगों को ये दिया जो इंडिपेंडेंट्स थे, उनको सपोर्ट दिया। यानी 109 कैंडिडेट्स जम्मू से भी हमने उठाया। तो जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, जीत की बात करते हैं, पहले मैं मानता हूं जो यहाँ के राइवल ग्रुप्स हैं, ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, जिसमें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीजिए या पीडीपी को लीजिए, वो तो मानते नहीं थे कि डीडीसी इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि यही वजह है कि उन्होंने कभी 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट लगाने नहीं दी, और वो ये इलेक्शंस यहाँ कभी कराने नहीं चाहते थे, न कराने देते थे, अपने दौर में कराए नहीं। अब जब हो गए, जितना लोगों ने इसमें जोश दिखाया, इससे ये तो उनकी हार है, ये उनकी सियासत की हार है। वो नहीं चाहते थे ऐसा होना, ऐसा हो गया, और लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करके जोश दिखा के, ये उनकी शिकस्त है। और हम ये जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को लगाना चाहते थे, ये तो हमारी जीत है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, जब पार्टिसिपेशन इलेक्शन ने किया तो मैंने कहा हम अभी बाहर निकले नहीं थे। 4 महीने की 8 महीने की पार्टी उन पार्टियों से मुकाबला कर रही है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो। लेकिन मैं आपको वसूख से बता दूंगा, अपनी पार्टी विल गिव यू सरप्राइज डेफिनेटली। आप देखेंगे जितना लोगों का विश्वास अपनी पार्टी के साथ होगा, दैट विल रियली सरप्राइज यू। क्या जम्मू में भी उसी तरह से दावेदारी उतर पाएगी जिस तरह से श्रीनगर में आपने बात की? तो क्या जम्मू में भी, क्या जम्मू के लोगों की कहता हूँ, जम्मू में भी आप देखेंगे कि पीडीपी अपनी बुनियाद बनाए रखेगी।
अपनी पार्टी ना बिल्कुल। एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, अपनी पार्टी के साथ साथ इस बार जो है गुप का डिक्लेरेशन बना है, जो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और भी एक दो पार्टियों को जोड़कर एक बना है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इलेक्शन तो लड़ नहीं रही, गुप का डिक्लेरेशन बन रहा है, तो कितना कड़ा मुकाबला रहेगा अपनी पार्टी और गुप का डिक्लेरेशन जो बना है? डिक्लेरेशन बज़ात खुद मैं आपको वैली की बात बताऊंगा, और यहाँ का चिनाब रीजन है और ये पुंछ राजौरी वाला रीजन है, इसमें तो दबाव था ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस। वैली और इन एरियाज़ में तो यही पार्टियां थी ना, इन्हीं का तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये सब इकट्ठे हो गई तो सारा इन्हीं का था, तो इन्हीं पार्टियों की बुनियादें तो वहाँ थी, मजबूती तो इनकी ही थी, ये बनाते या न बनाते सारा इन्हीं का था, इनके इकट्ठे होने से तो इनको नुकसान हो जाएगा, दे विल डेफिनेटली लूज समथिंग, वरना सारा इन्हीं का था। कश्मीर के अंदर आप अंडरस्टैंड करें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर, अगर ये अलहदा भी लड़ते तो यही जीत जाते, क्योंकि यही पार्टियां थी इनका, हम तो नए आए हैं, वी आर न्यू, अब जो कुछ भी हम लेते हैं वो इन्हीं के खाते से लेते हैं, हम इनके खाते से ले रहे हैं, तो इनको इन एवरी रेस्पेक्ट दे आर द लूजर्स, दे आर नॉट विनर्स। जो गुप का डिक्लेरेशन के जो सदस्य हैं उनका ये कहना है कि जो कश्मीरी नेता हैं जो गुप का डिक्लेरेशन का विरोध कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के हित की बात कभी नहीं कर सकते। वो कैसे हो सकता है? वो तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि वो हमेशा ऐसे नारे दे रहे हैं जो अनअचीवेबल होते हैं, जिसकी वजह से नौजवान या तो जेलों की जीनत बनते हैं, या गोलियां खाते हैं, या कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। अपनी पार्टी ये चाहती है वही नारे दिए जाएं जो अचीवेबल हों, अनअचीवेबल्स की हम बात नहीं करते, इसको लोगों का दोस्त कहें या क्या कहें, या लोग ही बता देंगे। तो क्या गुप का डिक्लेरेशन पर भारी पड़ेगा अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, क्या इस तरह की? समझते नहीं है, आपने मेरी बात समझी नहीं, समझ गया आपकी बात। अगर आप समझते फिर ये दोबारा सवाल नहीं करते आप। गुप्तकार वाले के जो भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सारे इकट्ठे हो गई, सारा वोट तो उन्हीं का था, उन्हीं का था, ये सारी सीटें उन्हीं की थी, वो लूजर हो रहे हैं। अगर वहाँ 140 सीटें हैं, 140 सीटें ही उन्हीं की थी, अगर वो उस अलायंस के बगैर भी ये 140 सीटें उन्हीं की थी। अब अगर हम कुछ ले जाते हैं, दे आर द लूजर्स, वी आर नॉट द लूजर्स। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो काफ़ी लंबे समय से असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं, आप अपनी पार्टी क्या, क्योंकि आपके जो चेयरमैन है वो काफ़ी बार प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं, तो ये मुद्दा उठाया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को क्यों नहीं करवाया जा रहा? बात समझ लीजिए, अपनी पार्टी स्टैंड्स रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, हमारा सरकार से मुतालबा है कि असेंबली इलेक्शन से पहले स्टेटहुड वापस दीजिए, वो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो क्या जंग लड़ेगी अपनी पार्टी स्टेटहुड के लिए, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है कि स्टेट मिलनी चाहिए? ये हमेशा जंग की आदत क्यों आप मीडिया को हो गई है? जंग क्यों लड़नी है? बात करनी होती है, रिकन्सिलेशन की बात होती है, समझाने की बात है, या आप नौजवानों को ये जंग क्यों जहनों पे चढ़ा हुआ है? जंग नहीं लड़नी होती है, ये आपका ये कहना है कि बातचीत से जम्मू स्टेटहुड मिलेगी? जाहिर सी बात है, क्यों नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा, ये टाइम का सवाल है सिर्फ। मतलब कि आपको ये कहना है कि स्टेटहुड पहले मिलनी चाहिए, उसके बाद असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए? ये हमारा मुतालबा है, हमारी डिमांड है सरकार से, पहले स्टेटहुड दीजिए फिर इलेक्शन कर लीजिए। बिल्कुल। तो एक और सवाल आपसे जम्मू कश्मीर के बारे में पूछना चाहूँ। 4G इंटरनेट की अगर मैं बात करूँ तो 502 दिन हो चुके हैं जम्मू कश्मीर से 4G को हटे हुए, और दूसरी तरफ नासा जो है मून पर 4G इंस्टॉल करने की बात कर रहा है, तो जम्मू कश्मीर के लोग आज भी 4G की डिमांड कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि 4G यहाँ होना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स को, एज नेशनलिस्ट आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स का भी ख्याल रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, हमारा मुतालबा है कि 4G एज सुन एज ये रिलीज़ हो, अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों को आप इससे डिप्राइव नहीं करेंगे। मतलब कि आप समर्थन कर रहे हैं वाजपेयी के जो बयान देते हैं कि सिक्योरिटी रीजन के कारण जम्मू कश्मीर में 4G बंद है, तो इससे पहले भी तो सिक्योरिटी रीजन होते थे। जो आप कहेंगे, मैं आपके सवालों को इस तरह से नहीं मानता। मेरा मानना है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो 4G
ہونا چاہیے، ان کی ڈیمانڈ ہی کیا ضرورت ہے یہ ہونا چاہیے، لیکن جو سیکورٹی کنسرنز کی بات آتی ہے ان کو اس سلسلے میں کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے سیکورٹی کنسرنز بھی اپنی جگہ رہیں لیکن لوگوں کو 4G کی سہولیات الطاف ملتے بخاری رہیں۔ جی صاف کر چکے ہیں کہ سیکورٹی کا کوئی ریزن نہیں ہے، 4G ہونا چاہیے۔ دیکھیے میں بھی کہتا ہوں 4G ہونا چاہیے، وہ دیر از نو کنٹراڈکشن ان آور اسٹیٹمنٹس۔ میرا یہ ماننا ہے سرکار کو دیکھنا ہے کہ سیکورٹی کنسرنز کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے لیکن 4G ملنا چاہیے۔ کل ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر ایک کارروائی ہوئی ہے، ان کی جو سمپتی ہے اسے ضبط کیا گیا، تو 12 کروڑ کی جو سمپتی ہے اسے ضبط کیا گیا ہے، اور جو وپکش کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط سمے چنا گیا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر جو اس طرح کا ایکشن لیا گیا ہے۔ دیکھیے یہاں ملک میں ایک سسٹم ہے، لیگل سسٹم۔ میں کل ٹویٹس دیکھ رہا تھا عمر عبداللہ صاحب کے، بڑے صاف لفظوں میں اس نے کہا ہم یہ قانونی کارروائی لڑیں گے۔ جب یہ قانونی کارروائی لڑنی ہے، یہ کورٹ کا مسئلہ ہے، انویسٹیگیشن کا مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں جو عمر کا سٹیٹمنٹ ہے I subscribe to that، نیشنل کانفرنس لیڈر should fight it۔ میں ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا یہ قانونی لڑائی قانون کے حدود تک ہی رہنی چاہیے، اس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بی جے پی اس میں سیاسی مداخلت کرتا ہوگا غلط ہے، کوئی بھی اس میں سیاسی مداخلت کرے سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اٹ شوڈ بی پیورلی لیگل بیٹل رہنی ایک چاہیے۔ آخری چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا، جموں کے لوگوں میں ایک چھوٹا سا ذہن میں ایک سوال ہے کہ جو اپنی پارٹی ہے یہ کشمیر بیس پارٹی ہے، ہر بار کشمیر بیس پارٹی جو ہے وہ جموں پہ حاوی رہتی ہیں، تو کیا اپنی پارٹی جموں اور کشمیر کو ساتھ لے کے چلے گی آگے؟ کیوں نہیں؟ جموں کشمیر کے بغیر انکمپلیٹ ہے، کشمیر جموں کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ ان کو سانجھے طور پہ اکٹھے چلنا ہے۔ یہ اس سے نہیں ہوگا کشمیر والے کہیں گے ہم ہی چلیں گے، جموں والے کریں گے ہم ہی چلیں گے، اکٹھے چلنا ہے، اکٹھے آگے بڑھنا ہے۔ کس طرح سے اکٹھے لے کے چلیں؟ کیونکہ پی ڈی پی بھی یہی کہتی ہے کہ ہم جموں کشمیر کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں، پہلے نیشنل میں کانفرنس بھی یہی چیز۔ یہ جو اپنی پارٹی پہلی ایسی پارٹی ہے جس نے جموں ریجن میں اتنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، دیٹ مینز وی وانٹ ٹو گیو دیم دا میسیج وی اسٹینڈ فار یو ایز ویل ایز فار کشمیر۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے۔ تو اپنی پارٹی کے وریشٹھ نیتا غلام حسن میر صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اور جس طرح سے ڈی ڈی سی الیکشن کے لیے کل آخری چرنوں کے لیے متدان کیا گیا اور 22 تاریخ کو جو ہے ووٹنگ کی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اپنی پارٹی جموں کشمیر کی جنتا کا وشواس جیت پاتی ہے، یہاں پہ نہیں ہے تو فی الحال کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ بنے رہنا پبلش کے ساتھ، دھنیہ واد۔